लगाकर पढ़ें बुक से, चाहे 2 से 3 साल लगाकर आप इसको प्रैक्टिकल सीखें, फिर भी उतना ही लगने वाला है आपको। ये है कि आपने बुक से पढ़ा हुआ होगा, तो एक बेस होता है आपके पास। अब बुक में क्या पढ़ रहे हैं, पिछले 200 साल में साइंटिस्ट ने क्या खोज खबर की, उसका आपको एक क्लास में मालूम पड़ जाएगा। और वही खोज खबर करने के लिए आप फिर खुद को मैदान में उतारें, उससे क्या फायदा होगा? अगर आपको मिल रहा है एक बुक से कि 100 साल में एक ही घुटने के ऊपर, घुटने दर्द के ऊपर साइंटिस्ट ने ये सब रिसर्च की, तो आप फिर अपना क्यों टाइम बर्बाद करेंगे? अगर पढ़ा हुआ होगा, आपको पता है कि ये चीज ऐसे रिएक्शन होती है, इस इस बीमारी में ऐसा होता है, प्रमाणित है वो। जो चीज आपको प्रमाणित प्रमाणित मिल रही है, उसको आप अपने पास रखिए संजो कर। इसी को समझने के लिए एक बार हम बेसिक से शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के लिए। तो आप सभी का स्वागत है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री बाय परमिंदर सिंह में। तो पहली बात, केमिस्ट्री होती क्या है आखिर? हम कहते हैं केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री लैब होती है। तो chemistry is the scientific study of matter, its composition, structure, properties, and the changes it undergoes through reactions, including energy exchanges. In simple terms, it explores what everything around us and inside us is made up of and how substances interact or transform. केमिस्ट्री पदार्थों के गुणों, संरचना, संगठन और उनके परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा का आदान प्रदान शामिल है। सरल शब्दों में ये बताती है कि हमारे आसपास और हमारे अंदर सब कुछ किससे बना है और पदार्थ कैसे बदलते या मिलते हैं। तो केमिस्ट्री ही वो साइंस है, वो विज्ञान है जो हमें समझाएगा कि एक सेल के अंदर यदि छोटा मोटा कोई केमिकल रिएक्शन भी हुआ है, हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ने ग्लूकोज बनाया, अभी वो ग्लूकोज कैसे बना, वो ग्लूकोज से बनके क्या किया, उस ग्लूकोज को बनने के लिए भी वहां पे एनर्जी एक्सचेंज लगता है। तो ये उसमें रूल है हमेशा कि यदि कोई चीज बन रही है तो उसको एनर्जी लगती भी है, वो एनर्जी वो छोड़ता भी। एक रिएक्शन को होने में जितनी एनर्जी लगी, उतनी एनर्जी वह रिलीज भी करता है। तो केमिस्ट्री हमें समझाएगी कि कोई जो पदार्थ है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी प्रॉपर्टी यानी कि इसमें गुण क्या क्या है, ये सब समझाने का कार्य हमें केमिस्ट्री करती है। Chemistry is the foundation of medicine. Understanding atoms and reactions explain how drugs like aspirin work or why blood pH must stay balanced to prevent coma. अब केमिस्ट्री जो है ये हमारे जो मेडिसिन है, दवाइयों का आधार है। आपकी दवाइयाँ चाहे आयुर्वेदिक हो, आयुर्वेदिक भी प्रॉपर केमिस्ट्री है। हो सकता है उस समय की जो लिखावट है, भाषा का अंतर हो, वर्ड्स का अंतर हो, लेकिन जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसका अंतर नहीं हो सकता कहीं भी। अगर एक ऋषि मुनि ये जानते थे कि हमें मरकरी को कैसे मतलब प्यूरिफाई करना है, तो इससे बड़ी साइंस आखिर क्या होगी? जिस मरकरी को, इस पारे को हम जहरीला मानते हैं, उसी मरकरी से कई दवाइयां बनती हैं हमारे आयुर्वेद में। गोल्ड से दवाइयां बनती हैं, सिल्वर से बनती हैं, प्लांट के एक्सट्रैक्ट से बनती हैं। तो यदि इतना ज्ञान हमारे पास है, तो आप समझिए कि हमारी जो साइंस है वो कितनी बेसिक थी पहले। तो उसमें क्या था कि उन्होंने उसके बेसिक लेवल को समझा कि ये जो पदार्थ है, मरकुरी मेरे पास है, ये मरकुरी काम कैसे करती है, इसका स्वभाव कैसा है, ये जब बॉडी में जाएगी तो क्या करेगी। इसका मतलब मर्क्यूरी को मैं डायरेक्टली बॉडी में नहीं ले सकता, इसको छानना पड़ेगा मेरे को। तो ये जो छानने की क्रिया थी, कुछ थी, ये सब क्या है, ये केमिस्ट्री है। और यही हमें समझाती है कि जैसे अब आपकी गोलियां है, पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, ये कैसे काम करती हैं। ये भी टोटल केमिस्ट्री के सिद्धांतों पर कार्य करती हैं। अभी आपने एक पैरासीटामोल खाई, पहले वो आपके पेट में हजम होगी, फिर वह आपके ब्लड में जाएगी, और फिर वह रिसेप्टर से जाके बाइंड होगी। रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद वह अपना असर करेगी। जितनी भी चीजें हैं ये सब केमिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। और केमिस्ट्री हमें ये भी समझाती है कि क्यों हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन रहना जरूरी है। अगर ब्लड पीएच मेंटेन रही नहीं रहेगा, तो व्यक्ति को कोमा की स्थिति तक आ जाती है। फिर उस कोमा से बाहर कैसे आना है, वहां भी केमिस्ट्री है। अभी आप देखेंगे कहीं भी, किसी आईसीयू में देखेंगे, इमरजेंसी वार्ड में देखेंगे, कोई भी व्यक्ति यदि मेटाबॉलिक एसिडोसिस से पीड़ित होकर आता है, आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति को मेटाबॉलिक एसिडोसिस का अटैक आएगा, वो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। और उसको ठीक करने के लिए क्या होता है, या तो आपको आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट, मेनली सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है वहां भी। मेनली सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एल्कली नेचर का है, और एल्कली नेचर होने के कारण यह बॉडी में एसिड की मात्रा कम करता है,
और उसके विरुद्ध कर्म कार्य करता है। पहली बात तो अभी हम अपने कोर्स में ये भी बात समझाते हैं कि एसिड को कम करने के दो रास्ते हैं। या तो आप एसिड को फिल्ट्रेशन बढ़ा दो, किडनी के द्वारा आप एसिड को बाहर निकाल दो, या उसके अगेंस्ट में आप एसिड, आप अल्कली की मात्रा बढ़ा दो। हम क्या करते हैं अपने ट्रीटमेंट में, एट पेन थ्री गॉल, आप एल्कली मटेरियल को पहले ब्लड में बढ़ा रहे हैं, फिर आप उसकी फिल्ट्रेशन बढ़ाते हैं एसिड की। एसिड की फिल्ट्रेशन बढ़ाकर आपने एसिड को बाहर निकाला। आपने चेस्ट के द्वारा भी एसिड को बाहर निकाला फॉर लेफ्ट चेस्ट ओनली देकर, और लेफ्ट किडनी को घुसाकर भी आपने एसिड का फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा दिया और एसिड को बाहर निकाल दिया। बहुत सिंपल लॉजिक है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि एट पेन ने क्या किया जाके बॉडी में। एट पेन सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो क्या सोडियम बाइकार्बोनेट ने कर दिया? नहीं, उसके साथ जो कार्बोनेट आयन था, बाइकार्बोनेट आयन, उसने कार्य किया। आप लेवर जीरो के मरीज को देखते हैं गैस ओनली, यूडीएफ। गैस ओनली क्या है? HCl एसिड है वो, हाइड्रोजन आयन है वहां पे, जो कि आपके एसिड को बढ़ा रहा है, और एल्कली इसके अगेंस्ट में आके कम हो रही है। तो हमारी थेरेपी इस तरीके से काम करती है। आपके सब जगह पर ये केमिस्ट्री बनी हुई है कि ये फलाना आयन निकला। आपका ट्रीटमेंट भी है कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, जो कि माइंड ब्लोइंग है। आप सोचेंगे, अगर पढ़ लेंगे इसको एक बार, तो आप होश के उठ जाएंगे आपके कि ये एक संभव कैसे हो पा रहा है। कि कैल्शियम तो एक ही तरह का होता है, कैल्शियम तो न्यूट्रल है, लेकिन गुरुजी ने बनाया एल्कलाइन कैल्शियम और एसिडिक कैल्शियम, जो कि कार्य भी करता है। सोडियम आयन, सोडियम आयन अप, सोडियम आयन डाउन, वो भी कार्य कर रहा है। जबकि सोडियम आयन तो अपने आप में अलग चीज है, वो आयन भी एसिडिक और एल्कलाइन कैसे बन सकता है? ये जो है, ये बड़ी एक, कहें तो माइंड ब्लैंक हो जाएगा म्यूजिक की, जो कि हमारे विश्वास से बाहर होती है कई बार। अभी अगर हम इंडिया में देखें, तो इंडिया में पहले भी आपका साइंस चलती थी, फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री चलती थी। तो आचार्य कनद जो थे, उनको एटॉमिक थ्योरी का फादर कहा गया, यानी कि पिता, जिन्होंने इंडिया में काफी इसको विकसित किया। केमिस्ट्री इन इंडिया known as रसायन शास्त्र featured pioneers like Nagarjun, 2nd century, who advanced alchemy by experimenting with mercury-based elixirs for transmutation and medicine, influencing modern metallurgy and pharmaceuticals. Kanad Rishi, 6th century, proposed atomic theory in Vaishika philosophy. वैश्य कुछ भी है, डिस्क्राइबिंग मैटर एज इनडिविजिबल, यानी कि वो जो मैटर है, जो अणु है, जो परमाणु है, उसका जो कण है, सबसे लास्ट कण जिसको हम नहीं ब्रेक कर सकते, उन्होंने कहा कि ऐसा भी एक कण मौजूद है, प्रीडेटिंग वेस्टर्न आइडियाज एंड रिलेवेंट टू मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग इन फिजियोलॉजी। तो इसका मतलब है कि एटॉमिक थ्योरी, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि हाँ, ऐसा कुछ तो होता है, ऐसा एक कण है जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, और उसी का नाम एटम पड़ा बाद में। अगर आप अभी देखेंगे, पिछले 200 से 300 सालों में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे। उसमें से कुछ मुख्य साइंटिस्ट यहाँ पर हैं: जॉन डाल्टन, जे थॉम्पसन, रदरफोर्ड और बोर। जितनी भी आज के टाइम में जो मॉडर्न मेडिकल साइंस की जितनी भी विकसित हुए हैं चीजें, वो इन लोगों के कारण हुए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गलत है, गलत कोई भी नहीं है। अब हम कहें कि जॉन डाल्टन गलत थे, गलत नहीं थे। अगर जॉन डाल्टन ने सोचा ही नहीं होता कि एटम ऐसा होता है, तो उसके बाद के लोग कभी उसको विकसित नहीं कर पाते। जॉन डाल्टन ने बोला कि हाँ, ऐसा कोई कंपाउंड है, एटम एज एन इनडिविजिबल पेयर ऑफ फिक्स मास फॉर्मिंग कंपाउंड इन रेशियोज। जॉन डंटल ने बोला कि भाई, एटम नाम का कोई पदार्थ है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, फोड़ नहीं सकते, और वह अपने आप में इंडिविजुअल है, उसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसा कोई अणु मौजूद है। फिर जे थॉमसन ने आके बोला कि हाँ, एटम नाम की चीज है। और जैसे हमारे पास खीर होती है, एक दूध है पूरा, दूध में चावल के कण बहुत सारे तैर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि एटम ऐसा ही है। एटम एक दूध की तरह है वहां पर, और उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे तैर रहे हैं हवा में। लेकिन उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसा ही हो सकता है। फिर कहानी कहाँ से बदली? कहानी बदली रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। जो सर रदरफोर्ड थे, ऑनरेबल, उन्होंने बोला, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, गोल्ड की फॉइल ली, जैसे आपकी एल्यूमिनियम की फॉइल है, उस गोल्ड की फॉइल को ऐसे रखा, और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बर्बाद की, मतलब बारिश की, बहुत ज्यादा बॉम्बार्ड इसको कहते हैं,
अल्फा पार्टिकल फेंके, बहुत सारे फेंके। उन्होंने देखा कि कुछ तो ऐसे पार्टिकल थे जो उस फॉइल से आर पार हो गए, कुछ पार्टिकल थे जो ऐसे टकरा के वापस निकल गए। उन्होंने बोला कि ये कैसे हो सकता है? अगर तो एटम बिल्कुल नेगेटिव मतलब न्यूट्रल है बिल्कुल अपने आप में, तो फिर तो सारे कणों को निकल जाना चाहिए था गोल्ड फॉइल से। वो बोले कि अगर कोई भी कण ऐसा होकर डिफ्लेक्ट हुआ है, इसका मतलब है कि एटम में कुछ तो है जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखता है। वहां से रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से चीजें बहुत बदली। उसके बाद नील बोर आए। उन्होंने बोला नील बोर फिक्स्ड विद क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन जंप फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, एब्सॉर्बिंग एमिटिंग लाइट लाइक स्टेयर्स नॉट रैम्प्स। अभी जो नील बोर आए, उन्होंने एक बात बोली कि हाँ एटम है, बिल्कुल सही बात है। एटम में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखने वाले कुछ कण मौजूद हैं जो कि एटम के आजू बाजू घूमते हैं। उन्होंने बोला कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसे ही सन, ऐसे ही एटम के बीच में कोई ऐसा गोल आकार का कोई सन जैसी कोई चीज है जो बिल्कुल न्यूट्रल है। उसके आसपास कुछ तो है इलेक्ट्रॉन जैसा जो कि घूम रहा है इस चारों तरफ। उन्होंने बोला कि कुछ ये ऑर्बिट बने हुए हैं, जैसा सोलर सिस्टम है हमारा, वैसे चारों तरफ ऐसे गोले बने हुए हैं। और उन्होंने एक बात बोली कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह अपने आप से अंदर बाहर नहीं होते। जब तक हम इलेक्ट्रॉन में कोई एनर्जी प्रदान नहीं करेंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो वहां पर ही फिर ये बात चली कि हाँ एटम है, एटम में कुछ तो ऐसा है जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखता है, और उसी की वजह से सारा कुछ जो रासायनिक कार्य है वो हो रहा है हमारे जीवन में। तो बात आती है कि एटम क्या है। जो हम कहते हैं सोडियम एटम है, मैग्नीशियम एटम है, या फिर बहुत कुछ कहते हैं हम लोग के क्लोरीन है, ये सब कुछ है। तो ये एटम होता क्या है असलियत में, जिसको हम कहते हैं कि अणु कहते हैं, परमाणु भी कहते हैं। जो सबसे छोटी यूनिट है, सेल से भी छोटा है, सेल से भी करोड़ों गुना छोटा है ये एटम, और इसी से सब कुछ बना हुआ है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट फॉर्म्स अ केमिकल एलिमेंट consisting of a dense nucleus, protons and neutrons, surrounded by a cloud of electrons. Everything from air to blood is built from these building blocks. एटम क्या है? हमारे किसी भी मटेरियल का सबसे ज्यादा छोटा अंश है, सबसे छोटा। उससे छोटा अलग कहते हैं, गॉड पार्टिकल है, ब्लैक मैटर है, बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि एटम ही सबसे छोटा मटेरियल है, सबसे छोटा। एटम से आगे कुछ भी नहीं है। और एटम ही वो पदार्थ है जिसके द्वारा सभी केमिकल एलिमेंट, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और एटम जो अणु है, अणु ऐसे खाली है 99%, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये एटम है। एटम के अंदर बीच में एक न्यूक्लियस है गोलाकार का। न्यूक्लियस बना हुआ है आपके प्रोटॉन से, जो कि पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, और न्यूक्लियस बना हुआ है न्यूट्रॉन से, जो बिल्कुल न्यूट्रल है। और उसी के चारों तरफ घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इससे मालूम पड़ा हमको कि हमारे चाहे ब्लड हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, हर चीज एटम से मिलकर बनी है। और बाद में उन एटम्स को पहचाना गया कि कौन से एटम किस चीज से बने हुए हैं, इनका नाम क्या है, इनका स्वभाव कैसा है। अभी कंपोनेंट ऑफ एटम, एटम में क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं। एटम में जो आपका अणु है वो 19% खाली है। उस 1% में या 0.1% में ही ये चीजें बनी हुई हैं। पहला तो एटम के बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस नाम का पदार्थ है। न्यूक्लियस को कहते हैं सेंटर ऑफ एटम। उसमें है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, उनका मास जो है वो 1 एटॉमिक यूनिट होता है। और डिसाइड विच एलिमेंट इट इज, एटॉमिक नंबर, जैसे आपका हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है। ऐसे ही होता है न्यूट्रॉन्स, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। उसका मास है 1 एटॉमिक यूनिट, प्रोवाइड मास एंड स्टेबिलिटी। डिफरेंट नंबर गिव्स आइसोटॉप्स। आइसोटॉप ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका कहें कि होंगे वो कार्बन ही, लेकिन कार्बन के भी सब कह सकते हैं कि कंपाउंड होंगे आगे के। इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के चारों ओर एक बादल जैसी चीजें बनी हुई हैं, बहुत ही डेंस है, उसे पहचान नहीं सकता है कि एटम कब और कहाँ मिलेगा आपको। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, वेरी स्मॉल मास, अबाउट
यानी कि 1/1037। प्रोटॉन से भी इतना छोटे मास का और इतने कम मास का ये पदार्थ है इलेक्ट्रॉन नाम का, मूव्स इन अ शेल ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड्स एंड केमिकल रिएक्शंस। आपकी जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, जितनी भी बॉन्ड होते हैं, का जो कंपाउंड है NaCl, HCl। HCl सुनने में लगता है कि ये तो सिर्फ एक एसिड है, लेकिन सिर्फ एक एसिड नहीं है ये। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से ये एसिड बनता है। अपने आप नहीं बना हुआ बिल्कुल भी। हाइड्रोजन के पास कुछ है और क्लोरीन के पास कुछ है। उनके पास कुछ कुछ है जिसके होने से वो एक साथ जुड़े हैं। यदि उनके पास कुछ ना होता तो वो जुड़ते भी नहीं। और ये क्या है, उनके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो कंपाउंड है वो आपस में जुड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही सोडियम के ऊपर हम सोडियम आयन कहते हैं। आयन भी इसी वजह से नाम आया है। सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन। तो आयन नाम आता है हमारे इलेक्ट्रॉन के कारण। कि आपने जो देखा यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो कंपाउंड है, जो अलग अलग तरीके के पदार्थ हैं, वे आपस में जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। H2O है, वाटर है, वो भी उसने भी बॉन्ड बनाया हुआ है आपस में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, उसने भी आपस में एक बॉन्ड बनाया हुआ है। और जो ये बॉन्डिंग होती है, ये होती है इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? किसी के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कम पड़ रहा है। तो जिसके पास एक्स्ट्रा है वो कहता तुम मेरे से ले लो, और जिसके पास कम है वो कहता है कि हाँ तुम मेरे को दे दो। तो इसी इलेक्ट्रॉन के कारण वे आपस में बॉन्डिंग करते हैं। इसी के बॉन्डिंग बनने से बनता है एक कंपाउंड। सो न्यूक्लियस जो होता है वो बना होता है प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन से, जो कि काफी हैवी होता है ये। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लाइट पार्टिकल्स होते हैं अराउंड इट दैट कंट्रोल केमिस्ट्री। क्योंकि अगर बैलेंस करना है तो एक पॉजिटिव चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए। एक एटम के पास दोनों चीजें हैं, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। भी दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो रखी होती है। तो सोचिए कि प्रकृति ने कहाँ से कहाँ तक सोचा हुआ है कि इतने छोटे से अंश में भी उन्होंने बैलेंस को मेंटेन किया हुआ है। अगर पॉजिटिव रखा तो नेगेटिव भी रखा और साथ में न्यूट्रल भी रखा उसको बैलेंस करने के लिए। यदि ये ना होता तो हमारे एटम में कितनी अनस्टेबिलिटी होती है। आपका यूरेनियम है, आपका रेडियम है, तो कितने रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं इतने अनस्टेबल होते हैं, उनके पास जाना ही मुश्किल होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हमने ये तो देखा कि हमारे पास एटम होता है, हमारे पास मैटर है बहुत सारे, लेकिन उस मैटर के भी बहुत सारे होते हैं, स्टेट होते हैं। अब आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो आपको हार्ड फॉर्म में नहीं मिलता, या फिर कोई आप कहें कि सॉलिड फॉर्म में मिले। पानी होता है, अब पानी के तीनों फॉर्म है। पानी सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। So states of matter describe how particles are arranged and how they move, giving substance different shapes and volume. The main everyday states are solid, liquid and gas. तो मुख्य रूप से हम जानते हैं तीन ही स्टेट होती हैं एक मैटर की। सॉलिड होगा या तो वो, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। ये जानना क्यों जरूरी है? हम बोलेंगे कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस फॉर्म में होता है। अब इसको निकालने के लिए जो ट्रीटमेंट होगा वो भी लंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऑक्सीजन बढ़ाना है, ऑक्सीजन तो गैस के फॉर्म में होता है, उसको बढ़ाने के लिए ऐसा कोई ट्रीटमेंट चाहिए जो हवा के रूप में कार्य करता हो बॉडी में। हवा को संभालने का कार्य कौन करता है? लंग्स। अभी हमें सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, ये तो उसमें गैस के फॉर्म में नहीं होते, ये होते हैं आपके सॉलिड के फॉर्म में। तो हमें दूसरा ट्रीटमेंट चाहिए उसके लिए जो वहां पे कार्य करता हो। सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा भी दो फॉर्म होते हैं कि मैटर के, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि हमारे उसमें इतना कार्य नहीं होता, वो डिफरेंट है बिल्कुल। इसका जो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का कार्य होता है वो काफी हायर लेवल्स में होता है। तो जो मेन थ्री स्टेट्स हैं वो है सॉलिड। इसमें जो आपके एटम रहेंगे वो बहुत एकदम टाइट पैक रहेंगे और एक जगह से दूसरी जगह वह हिल नहीं सकते। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, जैसे होती है आपकी आइस, आपकी हड्डियां। हड्डियां कैसी हैं? सॉलिड है। इनकी जो शेप है वो वैसी की वैसी रहेगी, इनका वॉल्यूम जैसा बनाया गया है वैसा ही रहेगा। इनके जो एटम रहेंगे उनके बीच जो बॉन्डिंग रहेगी, जो दबाव रहेगा, वो बहुत ज्यादा होगा। अब आता है लिक्विड। पार्टिकल्स क्लोज बट कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर, नो फिक्स शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे आपका पानी है, ब्लड है, वो लिक्विड फॉर्म में है,
लेकिन वो भी एटम से या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। मीडियम फोर्स इज मोर फ्रीडम देन सॉलिड। अब आपका आता है गैस। पार्टिकल्स फार अपार्ट, मूव फ्रीली एंड फास्ट, नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम, fill containers like oxygen in lungs, very weak force between particles। अभी सॉलिड कैसा है? सॉलिड ऐसा बिल्कुल दबा हुआ है आपस में, बिल्कुल भी हिलते नहीं है ये। थोड़ा वाइब्रेट करेंगे लेकिन हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। अभी पानी कैसा है? पानी में थोड़ी थोड़ी जगह है, थोड़ा थोड़ा मूव हो सकता है अपनी जगह से, शेप चेंज कर सकता है, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगी। और जो आपका गैस है, गैस में पार्टिकल ऐसा दूर दूर रहेगा तो वो उड़ता है आपस में, लेकिन वो भी इन्हीं एटम से मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं सॉलिड में जो आपके एटम पार्टिकल होते हैं बिल्कुल जुड़े हुए पास में होते हैं, हिलते नहीं है। ये हो गया आपके बोन जैसा। बोन है, स्कल है आपका। लिक्विड हो गया, जैसे आपका यूरिन है, आपका ब्लड है। अभी यूरिन की कोई शेप नहीं है, अपनी लिक्विड फॉर्म में है, पार्टिकल्स बड़ी लूजली पैक्ड हैं। तो यूरिन चाहे आपके यूरेथ्रा में हो, चाहे किडनीज में हो, तो कैसे भी ट्रेवल कर जाएगा। लेकिन उसी यूरिन के पाइप में अगर कोई एक स्टोन आ जाए, स्टोन तो हिलने का नाम नहीं लेगा वहां से। स्टोन जहाँ जम गया वहां जम गया। अगर वो हिलेगा तो वो बिल्कुल ऐसा काटता पीटता हो जाएगा। और यहीं पे आपकी जो गैस है, गैस और ज्यादा फ्री होती है। गैस जब शरीर में होती है तो वो कहीं भी मूव कर सकती है। अभी आपने सांस ली तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा सांस है, क्योंकि इसके पार्टिकल इतने लूज हैं, आपको मालूम नहीं पड़ने देंगे। इसमें आप देखिए कुछ इसमें टर्म दे रखे हैं। एक तो है मेल्टिंग। मेल्टिंग का अर्थ होता है सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में किसी पदार्थ का ढलना। आपने लोहे को मेल्ट किया, बर्फ को मेल्ट किया, तांबे को मेल्ट किया, तो लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो बोलेंगे मेल्टिंग। वहीं लिक्विड से अगर गैस की तरफ जाएंगे, पानी को उबालना, उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। वाटर वेपर्स, पानी जब भाप बनेगा उसको हम कहेंगे वेपराइजेशन। यही गैस जब वापस से लिक्विड बनती है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। आप देखेंगे एक आप बर्फ का टुकड़ा लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, आप गर्म करेंगे तो वो बर्फ पानी में कन्वर्ट होगा, मेल्ट हो गया। और गर्म करेंगे वह पानी गैस में कन्वर्ट होगा, वेपराइजेशन होगा। उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए आप, तो प्लेट पर वह भाप जमने शुरू हो जाएगी पानी के रूप में। तो गैस से वापस से लिक्विड बन गया, उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। लिक्विड से फिर उसी पानी को अगर आप जमा देंगे उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग। लेकिन इसमें एक और टर्म आता है, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाना। आपका कपूर है, कपूर आप रखेंगे तो उड़ जाएगा वो। फिनाइल की गोलियां हैं, होती वो सॉलिड है, छोड़ देंगे कुछ टाइम बाद देखेंगे बिल्कुल भाप बन जाएंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा। वहां पे तो कोई लिक्विड की स्टेट नहीं आई। तो जब सॉलिड से कोई गैस में कन्वर्जन होता है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। लेकिन इसमें भी एनर्जी का प्रयोग होता है, इसमें होता है थर्मल एनर्जी। हीट होती है कहीं ना कहीं। यदि हीट उसको नहीं मिलेगी, उसको भी एनर्जी देनी पड़ती है, पहले एनर्जी देंगे तो वो तब्दील होगा किसी दूसरी स्टेट में। तो अब जो सारा खेल है केमिस्ट्री का, ये सारा एनर्जी का ऊपर है। आपकी बॉडी में भी एनर्जी है, चाहे वो एनर्जी का रूप दूसरा हो सकता है। आपके नसों में एनर्जी है, आपकी आर्टरीज में एनर्जी है। अभी हार्ट पंपिंग कर रहा है, यहाँ भी एनर्जी है, हार्ट को पंप करने में एनर्जी लग रही है। फिटनेस को फिल्टर करने में एनर्जी लग रही है। पेट को खाना हजम करने में मांसपेशियों का एनर्जी लग रही है। लेकिन वहां समझना ये है कि उनके एनर्जी का सोर्स क्या है, उनको एनर्जी मिल कहाँ से रही है। अभी जो खाना आप खाते हैं वो खाना आप अपने डॉगी को भी नहीं देते। जो खाना आपको डॉगी खाएगा वो आप नहीं खाएंगे। ऐसे बॉडी का भी है। जो सोर्स आपके ब्रेन का है एनर्जी का, वो आपके पेट का नहीं हो सकता। और जो पेट का सोर्स है वो आपकी मांसपेशियों का नहीं हो सकता। फिर एक आता है कि एलिमेंट क्या होते हैं, धातु होता क्या है। ये हम कहते हैं गोल्ड धातु है, सोना धातु है, तांबा धातु है, आपका हाइड्रोजन धातु है। An element is a pure substance made of only one kind of atom. It cannot be made chemically split into simpler substance। तो धातु वह सब्सटेंस है जो सिर्फ एक तरह के एटम से मिलकर बना होता है, एक ही तरह के एटम से। उसको हम एलिमेंट का नाम लेते हैं। और इसी एटम को, अभी आप कहेंगे कि एक तरह के एटम का मतलब क्या होता है। अभी किसी एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, किसी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, और कोई एटम ऐसा है जिसमें 80-80 इलेक्ट्रॉन तक भरे हुए हैं।
एटम का अपना तरीका होता है, अपना टाइप होता है। यदि एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने नाम दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन में, एटम में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, हीलियम। उसी एटम में यदि 11 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो नाम बन जाएगा सोडियम। ऐसा एक तरह के एटम में एक ही तरह के एलिमेंट को हम गिनते हैं। उसमें अगर 10 हैं, 11 हैं, तो वो उसी तरीके का एलिमेंट बनेगा। उसको हम और आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे ऑक्सीजन, आपका फेरम, फेरम यानी कि आयरन, Na यानी कि सोडियम। इसको हम आगे और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। इसको हम कहते हैं एलिमेंट, अर्थात धातु। धातु में क्या होता है, उसका एक प्रॉपर नाम होता है जो फिक्स्ड होता है, उसको हम चेंज नहीं करते कभी भी। ए नेम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन। सिंबल होता है इनका, जैसे सोडियम का सिंबल है Na, अ यूनिक एटॉमिक नंबर, यानी कि उसके न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उसके आधार पर उसका एटॉमिक नंबर बनाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। एलिमेंट्स कंपाउंड कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड। अलग अलग तरह के एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं वाटर, ग्लूकोज। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर ग्लूकोज बनाया। अभी आपका वाटर है H2O, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। यहीं पर अगर इसी जगह पर दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन होते, इसका नाम बन जाता हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो कि सिर्फ एक ऑक्सीजन के मिल जाने से उसका पूरा नेचर ही चेंज हो गया। H2O है वाटर, और H2 और O2, ये बनता हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये जो H2O2 हम कह रहे हैं, ये हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल। हमने क्यों बोला कि एक ही, मतलब सिर्फ एक चेंज आने से, एक एटम के बढ़ने से, इसमें एक ऑक्सीजन का एटम आ गया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पी लेगा, तो फिर वो सीधा बेड पे ही आएगा हॉस्पिटल के। इतना ये मतलब टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। हाँ, एक्सटर्नल यूज में काम आता है, जगह साफ करने में, जले पे लगाने में, वहां इसका इस्तेमाल है। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अगर वो पी लिया तो वो पॉइजनस हो जाएगा व्यक्ति के लिए। तो ये होता है कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल, एक इलेक्ट्रॉन, एक छोटे से चेंज से इतना उसका नेचर पूरा चेंज हो जाता है। तो आप सोचिए कि यदि इतने छोटे चेंज से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, तब की बॉडी में क्या क्या नहीं होता होगा। अभी एलिमेंट के भी बड़े प्रकार होते हैं। एलिमेंट मेनली 3 प्रकार के होते हैं मोटा मोटा। मेटल्स, शाइनी, और ऐसे पदार्थ जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर, इसको आप ध्यान रखिए। आपके प्लास्टिक में के जो बोर्ड है, स्विच है, वहां पे कभी भी लोहे के स्विच नहीं लगते। लोहे के स्विच लगेंगे तो लोहे से इलेक्ट्रिसिटी आपके अंदर आके पूरा बॉडी को इलेक्ट्रीफाई कर देगी, जला देगी। जो स्विच बोर्ड होते हैं वहां पे हमेशा प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, नॉन मेटल। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आएगी भी तो वहां पे कहीं जगह ही नहीं है, प्लास्टिक उसको आगे ही नहीं आने देगी। वहीं पे अगर होता है आपका फेरम, कॉपर, तो वो प्लास्टिक उसके हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के बड़े अच्छे कंडक्टर हैं। वो तो इनवाइट करते हैं कि तुम आओ हमारे पास, बहुत जगह आने के लिए। तो मेटल वैसे सब्सटेंस हैं जो दिखने में बड़े चमकदार होते हैं, हीट, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, और अधिकतर अपने साथ में पॉजिटिव आयन रखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सोडियम Na+, कैल्शियम Ca2+, और फेरम में 2+ और 3+। मोस्टली फाउंड ऑन द लेफ्ट एंड कॉर्नर सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी यहाँ पे एक नया नाम आया, पीरियोडिक टेबल क्या होता है। नॉन मेटल, ऑफन गैसेस और ब्रिटल सॉलिड, पुअर कंडक्टर, फॉर्म नेगेटिव आयन लाइक क्लोराइड आयन, और शेयर इलेक्ट्रॉन मोस्टली ऑन द राइट साइड। मेटलॉइड है प्रॉपर्टीज इन बिटवीन, जैसे सिलिकॉन और आपका जर्मेनियम शायद होता है। इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, सम इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो आपके जो मेटलॉइड होते हैं, जैसे आपका सिलिकॉन जो कि सेमीकंडक्टर है, वो आपके कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अभी हमारे बॉडी में कौन से एलिमेंट होते हैं, उनका नाम क्या है। हमारे बॉडी में जो कुछ एलिमेंट होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, इससे मिलकर हम बने हैं। ऑक्सीजन होता है जो कि वाटर में सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पाया जाता है।
कार्बन होता है, और ये जो कार्बन है, ये सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बैकबोन है। कार्बन नहीं तो कुछ बनेगा ही नहीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। आपकी बॉडी भी कार्बन से मिलकर ही बनी है। हाइड्रोजन वाटर में और सभी बायोमोलिक्यूल्स में पाया जाएगा। असल में क्या है कि केमिस्ट्री को आगे तीन भागों में बांटा गया है: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें हैं जो प्रकृति ने बनाई हैं, वे सभी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। सभी जो भी ऑर्गेनिक पदार्थ जो प्रकृति ने बनाए हैं, सब में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा ही मिलेगा। नाइट्रोजन कहाँ मिलता है? अमीनो एसिड में, प्रोटीन में, डीएनए और आरएनए में। आपका डीएनए आरएनए में नाइट्रोजन के बॉन्ड होते हैं जिसके द्वारा ये बने होते हैं। कैल्शियम कहाँ मिलता है? दांतों में, हड्डियों में, मसल कॉन्ट्रेक्शन में, आपका ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है ये। फॉस्फोरस कहाँ पे होता है? फॉस्फोरस भी आपके बोन्स में, और आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी डीएनए आरएनए में होता है, ये इसका ही बॉन्ड होता है। सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सब नर्व इम्पल्सेस और फ्लूइड बैलेंस में काम आते हैं। इसलिए क्या हुआ, ये वर्जिन इसलिए बनाया सोडियम आयन फॉर्मूला। फेरम यानी कि आयरन हीमोग्लोबिन के ट्रांसपोर्ट में कार्य आता है। एलिमेंट वर्सेस कंपाउंड एंड मिक्सचर। अभी इसमें बहुत सारे टर्म आगे सारे निकलते जाएंगे। एलिमेंट क्या होता है? एक ही तरीके का एटम। ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन है, आयरन है तो आयरन है। जिसे हम कहते हैं कि कुछ साफ पदार्थ, जैसे गोल्ड है तो सिर्फ गोल्ड है। गोल्ड में कि हम गोल्ड को कोई बिस्कुट है, गोल्ड के बिस्किट में हम दूसरा कोई पदार्थ मिलाएंगे, जैसे कॉपर मिलाते हैं, तो वो मिक्सचर हो गया एक वो। क्योंकि गोल्ड और कॉपर तो आपस में जुड़ने नहीं वाले, उनके तो कोई मेल नहीं है कि जुड़ जाएंगे वो। लेकिन हमने उसका एक मिक्सचर बनाया, तो जब हम बहुत सारी चीजों को ऐसे मिलाएंगे तो वो मिक्सचर कहलाता है। आपका जो ब्लड है वह मिक्सचर है, उसमें नाना प्रकार के बहुत सारे एलिमेंट और बहुत सारे कंपाउंड घूम रहे हैं। और कंपाउंड वो चीजें होती हैं जिसमें एटम, दो अलग प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे H2O, NaCl, ग्लूकोज, इन्होंने आपस में एक बॉन्ड बनाया हुआ है जिसके द्वारा ये जुड़े रहते हैं। इसको हम कहते हैं कंपाउंड। अभी आगे आया पीरियोडिक टेबल। आपने बहुत जगह देखा होगा ऐसा एक टेबल होता है, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ये क्यों बनाया गया? कि हमारे पास बहुत सारे 118 तरीके के एलिमेंट हैं। अभी उनको पहले तो पढ़ना, उनकी स्टडी करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने बोला कि इनको हम एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाते हैं। इसका फिर उन्होंने नाम दिया पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा जो ये पीरियोडिक टेबल है, हम देखेंगे ये रंग बिरंगा सा है काफी। जो ये सीधी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। इसमें ऐसे 18 ग्रुप्स हैं ये, यहाँ तक 1 से लेके 18 जो वर्टिकल लाइन वाले हैं। और जो ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइंस के हैं, इनको हम कहते हैं पीरियड। जो लेफ्ट साइड के जो मेटल्स, जितने भी लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स हैं, वो अधिकतर जो है मेटल्स हैं। राइट साइड वाले नॉन मेटल हैं। और मिडिल ब्लॉक के जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, जो कि हमारे बॉडी में और मेडिसिन में काम आते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17, 18। ग्रुप 1 कौन सा हुआ? ये फर्स्ट वाला। इसके मेमोनिक्स होते हैं, ये कैसा इसको याद करेंगे? अभी या तो इसको आप याद करो कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये तरीका है। या तो हाँ, पढ़ाई जब करोगे आप इसकी, इसके मेमोनिक्स यानी कि याद करने का तरीका होता है। जैसे है ली ना की, रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। तो ऐसा इसको याद करने का तरीका भी होता है, जिससे आप इन एलिमेंट्स भी याद कर सकते हो। है ली ना की, रब से फरियाद, बेटा मांगे कार या कन्या सुंदर, बाप राजी। तो ऐसा इसको आप याद भी कर सकते हैं। अभी जो ये ग्रुप 1 है, ये इसमें अधिकतर एल्कली अर्थ मेटल है जो बहुत रिएक्टिव होते हैं। आपका हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव है, लिथियम बड़ा रिएक्टिव है। लिथियम की बैटरी होती है फोन्स में, उसको आप एक बार पंच कर दोगे हल्का सा, तो वो ब्लास्ट हो जाएगी बड़ी तेज। सोडियम है, सोडियम को पानी में गिर देंगे तो वो ब्लास्ट कर देगा बड़ी तेज। आपका पोटेशियम है, पोटेशियम हवा के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। रुबिडियम है, सीजियम है, बहुत, जितना आप नीचे जाएंगे जितना ये रेडियो एक्टिव बन जाता है। तो जितनी भी जो ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं, ये सभी बहुत रिएक्टिव हैं।
ग्रुप टू में जो मेटल्स हैं ये थोड़े से एल्कली नेचर के हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल उनको बोलते हैं। ग्रुप 17 ये है हेलोजेंस। ग्रुप 18 जो है ये है नोबल गैस। हेलोजन कैसे होते हैं? आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और फिर आते हैं नोबल गैस। नोबल गैस जो होती है किसी से भी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो अब देखिए कि कितनी एलिमेंट है। 103 लिखे हैं इसमें, वैसे इससे ज्यादा है। तो इतने एलिमेंट्स हैं दुनिया में और हमें कितना कुछ पढ़ना बाकी है अभी भी। आप देखेंगे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और आयोडीन आर ऑन द टेबल एंड लिंक टू। सोडियम पोटेशियम क्या करते हैं? आपके नर्व इम्पल्सेस में कार्य करते हैं। कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन और बोन्स की ग्रोथ में कार्य करते हैं। आयरन हीमोग्लोबिन में कार्य करता है। और जो आयोडीन होता है ये थायराइड हॉर्मोन्स में कार्य करता है। तो अभी आप सोच देख सकते हैं इसमें कितने सारे एलिमेंट है। हम अभी सोडियम पे, आपका पोटेशियम पे और कैल्शियम, हम इन तीनों से ज्यादा वाकिफ हैं अभी। ये तीन के कुछ एलिमेंट होते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो सोडियम कैल्शियम है ये टू मच रिएक्टिव होते हैं। इनको रखना भी बड़ी सेफ जगह पे आता है। सोडियम के कॉन्टेक्ट में अगर आप पानी लेके आएंगे, पानी होता है H2O, और ये उसी के साथ मिलकर रिएक्ट करता है। और जैसे ही हवा के कॉन्टेक्ट में आता है वहीं पे धुम करके ब्लास्ट होता है। आप पानी में इसका इतना बड़ा पीस फेंकेंगे तो पानी 10 फीट तक उछाल देगा, इतना तेज फटता है ये सोडियम। ऐसे ही पोटेशियम का भी है। और एक ये बात भी है कि मेटल होने के बाद भी ये सॉफ्ट होते हैं बड़े। सोडियम का इतना सा पीस को आप चाकू से कट कर सकते हैं, इतना ये सॉफ्ट होता है। तो अभी ये बात आती है कि इसको समझने के लिए आपको एटॉमिक मॉडल समझना पड़ेगा। एटॉमिक मॉडल क्या माने क्या? कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा रहता है वहां पे, उसका रहन सहन कैसा है, उसकी दिनचर्या कैसी है अभी। क्योंकि आपको तो सोडियम से बहुत कुछ काम करवाना है वहां पे। पहली बात तो सोडियम पे, सोडियम को हम ऊपर प्लस को लगाते हैं, ये प्लस का मालूम पड़ना चाहिए। कैल्शियम के आगे 2 प्लस क्यों लगता है ये मालूम पड़ना चाहिए। भी आप यहाँ देखेंगे कि कैल्शियम के आगे 2 प्लस लगा हुआ है। तो ये क्यों लगा हुआ है, इसके कारण क्या है? तो इसके कारण हम अभी भी जान सकते हैं थोड़ा सा। इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं और इसकी नेक्स्ट क्लास जो करेंगे वहां पर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि ये ऐसा होता क्यों है। तो क्या था, जब शुरू में एटम की जानकारी मिलनी चालू हुई तो लोगों ने बोला, साइंटिस्ट बोले कि हाँ एटम है, खाली जगह है सारी उसमें, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। एक साइंटिस्ट ने ये बोला। एक ने बोला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मिडल में कुछ ऐसा चार्ज है जो बाकी से अलग है। जैसा हमने शुरू में पढ़ा, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने बोला कि एक हमारे इलेक्ट्रॉन में कुछ तो है नेगेटिव पॉजिटिव नाम का, इसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन काम कर पा रहा है, एटम काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बने। हमने आकृतियां बहुत सारी देखी होंगी ऐसी। हमने जो बीच वाली आकृति है सबसे ज्यादा तो ये प्रचलित है। बीच में एक एटम है और एटम के चारों ओर ऐसे 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 करके घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन बाद में जाके सारी ये जो थ्योरी थी ये विकसित हुई बाद में जाके। बाद में जाके मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है, ये भी सही बात है। लेकिन मालूम नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन घूम कहाँ रहा है। इसको हम कहते हैं डुअल नेचर ऑफ एटम, या फिर सॉरी हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपका नाम सुना होगा इन्होंने, आपने इनका नाम सुना होगा हाइसेनबर्ग का। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन होता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, वो हम मालूम नहीं कर सकते कहीं भी। इलेक्ट्रॉन को बोला गया कि ये एक ऐसा शेल में घूमता है। बाद में उसको भी कांटा लग गया कि ऐसा नहीं है। फिर बोला कि ये इनका कुछ सर्कल है, वहां घूमता है, उस भी कांटा लगा। फिर बोला कि ये कुछ बादल से बन रखे हैं, बादलों में घूमता है ये। बाद में बोला कि हाँ ये ठीक ठीक है। लेकिन बाद में फिर थ्योरी निकली, बोले कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, सही बात है। इलेक्ट्रॉन की गति और उसकी जगह का अंदाजा हम नहीं लगा सकते कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है। तो इतना सारा कुछ चलता है इसमें। और फिर यही इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे, थोड़ा हम आगे जाके देखते हैं कि ये जो आयन हम पढ़ते हैं, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, ये होता क्या आखिर में। आप देखिए जैसे ये सोडियम का एक एटम है, एक ये सोडियम है और एक क्लोरीन है। अभी यहाँ पे दिखाया गया है कि बीच में एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है।
एक यहाँ पे एक शेल बन रखा है, ये नंबर एक, शेल नंबर दो, और ये शेल नंबर तीन। शेल नंबर दो में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, वहां पे दो आ गए। शेल नंबर दो में आठ इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अभी सोडियम का पंगा ये है कि उसके तीसरे जो शेल है, तीसरा जो चक्र है, वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो अनस्टेबल है बड़ा। इसको, या तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहीं बॉन्डिंग में चला जाए, उसको मिलता है यहाँ क्लोरीन। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की जगह है, तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं ऐसा। सोडियम बोलता है कि मेरे को भी स्टेबलाइज होना है, क्लोरीन बोलेगा मेरे को भी स्टेबलाइज होना है। तो हम ऐसा कर लेते, गठबंधन कर लेते हैं, वो आपस में गठबंधन करके एक दूसरे को स्टेबल कर देते हैं। तो ये होती है कैटायन और एनायन। इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा अगले क्लास में, ताकि हम तब तक के लिए थोड़ा अच्छा रिवाइज कर पाए। और तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच, एंड जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। और इसको पढ़ना अति आवश्यक है, हम सोचेंगे इसके बिना हम आगे बढ़ जाएंगे, तो 10 साल बाद, 5 साल बाद फिर हमें पढ़ना पड़ेगा ये वाला चीज। क्योंकि आप जो भी ट्रीटमेंट देते हैं, उसका केमिकल नेचर भी है, केमिकल स्ट्रक्चर भी है। इसमें सबसे अच्छा जो आपका एग्जाम्पल है फार्कू का है। फार्कू B12 भी है, और दूसरी तरफ उसका केमिकल नेचर भी काम करता है। अब वो सब कुछ समझने के लिए आपको बेसिक केमिस्ट्री का मालूम बनना बहुत जरूरी है। तो सभी के तब तक के लिए सभी लोग पढ़ें इस चीज को और समझें। एंड जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। Recording stopped. ओके, तो सभी को हो सकता है कि अभी इतनी जल्दी समझ आए या फिर ना भी आ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी इसको समझना शुरू करें जरूर, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री है इसी के बेस पर न्यूरोथेरेपी बनी हुई है। केमिस्ट्री के बेस पर आपके पेड़ पौधे जो भी हैं, पेड़ पौधों को भी चाहिए होता है NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। तो आप सोचिए कि जब पेड़ पौधों को चाहिए तो आपकी बॉडी में कितना काम करता होगा, जो पेड़ पौधों में ये इलेक्ट्रोलाइट्स इतने कार्य करते हैं, NPK। उनको भी अलग से चीजें दी जाती हैं, काफी कुछ होता है इसमें। तो हमारे बॉडी में भी ये सब चीजें मायने रखती हैं बड़ी, कि हमने अगर किसी को लेफ्ट पार्ट को भी दिया है, तो लेफ्ट पार्ट को क्या सोच के दिया, लेफ्ट पार्ट को ब्लिटवेल के लिए दिया, कि या एक एल्कली नेचर के केमिकल के लिए दिया। दोनों क्या कार्य करता है ना वो हम ये नहीं मना करेंगे कि लेफ्ट पार्ट को के नहीं तुम B12 का कार्य मत करो, या तुम एल्कली का काम मत करो। भाई जैसा है वो वैसा उसमें चलेगा उसका काम। या हम उसको मना करेंगे कि तुम ये वाला कार्य मत करो, तुम ये वाला कार्य करो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस का है, हम उसको बोलें कि भाई हम तेरे को ऐसे ठीक कर देंगे, या हम उसमें 8 पेन दे रहे हैं, तो 8 पेन हमने क्यों दिया, बाइकार्बोनेट आयंस के लिए। गैस ओनली हमने एलपी के पेशेंट में क्यों दिया, हाइड्रोजन आयंस के लिए। हमने चेस्ट ओनली क्यों दिया, हमने चेस्ट ओनली देख के सिर्फ लंग्स के कार्य को बढ़ाया है। अभी वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप बाहर फेंकेगा वो, हमने उसके सिर्फ कार्य बढ़ाए हैं, हमने कुछ किया नहीं है उसको। हमने स्टमक को उकसाया है। हमने उसको ये नहीं बोला कि तू HCl निकाल, HCl निकालना उसका कार्य है, उसने करना ही है। सिक्रेटिन निकालना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का कार्य है, वो करेगा। बाइल को रिलीज करना गोल कार्य है, उसने करना ही है। आपने सिर्फ उसको रिलीज किया है, आपने सिर्फ उसको स्टिमुलेट किया है। स्टिमुलेशन ही हम कर रहे हैं। जो ऑर्गन, जो ग्लैंड जो कार्य करता है वो है वही कर रहा है। आपका एडियल ग्लैंड, आप एडियल को उकसाते हैं, तो उसको आप क्या कान में फूक के उकसाते हैं कि तेरे को अभी क्या, सर क्या नाम है, कोर्टिसोल छोड़ना है तो कोर्टिसोल छोड़िए, नहीं। हमने उनको स्टिमुलेशन दिया, वो अपने आप करेगा काम उसका। तो हमारा काम स्टिमुलेशन देने का है, लेकिन स्टिमुलेशन भी सोच समझ कर देना पड़ेगा हमारे को। और वही हमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी समझाती है। माफ करना, अगर नहीं स्टिमुलेशन देना नहीं समझ आया तो आप मत करो थेरेपी फिर ये। अगर हम फिर इससे अच्छा किसी का नुकसान क्यों करना उन चीजों में। हमारे साथ रोज के बहुत सारे केस आते हैं ऐसे, कि हमने फलाना पॉइंट दिया नुकसान हो गया, ये वाला पॉइंट दिया फिर नुकसान हो गया। तो आप क्यों नुकसान करोगे किसी का। उससे अच्छा आप थोड़ा टाइम लगा के अगर समझ लेंगे इन चीजों को। कई पेशेंट अभी आए हैं ऐसे, थेरेपिस्ट भी, कि हमने किसी को ADR दिया, तो ADR देने से वो कमजोर हो गया। और किसी को हमने हाइपर एसिडिटी में गैस नहीं दे दिया, 16 मानेंगे नहीं। ऐसे भी थेरेपिस्ट हैं जो गैस को 16 बार, 16 राउंड उकसाते हैं। तो कितना हाइपर स्टिमुलेशन दे रहे हैं वो। टेस्ट ओनली है, वह लगातार देते रहे, उसमें क्या होगा कि उसमें नए सिम्टम डेवलप हो गए। ये भी कम है अभी। किडनी है, किडनी में 21 पॉइंट बना दिए। 21 पॉइंट, आप कितना हाइपर स्टिमुलेशन दे रहे हैं उसको।
तो वो तो अपना कार्य करता जाएगा आगे से आगे। तो सबसे अच्छा चीज है, आप एक बार पढ़ लेंगे, कंसेप्ट समझ आ जाएगा एक बार आपको, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कि जितने भी पॉइंट हैं, आपका एडगार है, कोर्टिसोल है, लेकिन उसका नेचर एल्कली भी है, उससे एसिड के सिम्टम कम होते हैं। थाइमस है, वो थाइमस इम्यूनिटी बढ़ाता है, वो उसका कार्य है। लेकिन थाइमस से आपके एल्कली के सिम्टम कम होते हैं, कड़कपन होना, एल्कली में कुछ पानी बढ़ा होना बॉडी में, वह सब स्वेलिंग भी कम करता है आपका जो थाइमस है। थैमस भी स्वेलिंग कम करता है, एडियर भी स्वेलिंग कम करता है। दोनों में अंतर ये है कि एडियर इन्फ्लेमेशन पे कार्य करता है, और थाइमस से वह सोडियम पे कम करके उस स्वेलिंग को कम करता है। तो आशा है कि आप इसके विषय की गंभीरता समझ पा रहे होंगे कि आगे के लिए आपको कितना गंभीर विषय है ये समझना। आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी को समझना, इसके बिना आपकी फिजियोलॉजी नहीं काम कर सकती कहीं भी। सॉरी, ये कड़वा सच है, लेकिन ये है सच ऐसा कि गुरुजी ने भी पढ़ के बनाया, गुरुजी ने अपने आप से नहीं बनाया। हम कहते हैं गुरुजी ने 16 घंटे पढ़े, जब गुरुजी ने इतना पढ़ा, तो हमने उनके मुकाबले में कितना पढ़ लिया होगा अभी। तो हमें भी एजुकेशन की और नॉलेज की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है, स्ट्रोक तो इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ कहीं भी। स्ट्रोक आपका प्योरली आपका कार्बोनिक एसिड पे काम करता है, H2CO3 पे। एक 4 तरीके के स्ट्रोक हैं, बैक एरो और आपका चेस्ट ओनली में। CO2, O2, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट, सॉरी, हाइड्रोक्साइड आयन। 4 तरीके के केमिकल बन रहे हैं यहाँ से प्रॉपरली, हम वहीं तक नहीं पहुंच पाए हुए। तो हमें बहुत कुछ अभी बिल्डअप करना पड़ेगा कि हम उस लेवल तक पहुंच पाए, पेशेंट पे अच्छे से कार्य कर पाए। जैसे मेरी अभी भी एक आज थेरेपिस्ट से बात हुई, हो सकता है वह इसमें जुड़े भी हुए हों, लेकिन वो बोले कि मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है कमर दर्द का, और मैं उनको म्यूकोज़ीरो का दर्द देखकर, उन्होंने बोला कि मैं म्यूकोज़ीरो का दर्द देखता हूँ, एसिड आता है, एसिड ट्रीटमेंट दे देता हूँ। पेट खराब होता है, पेट के लिए मैं उनको यूडीएफ देता हूँ, एनियन देता हूँ। वे अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये चीज लॉजिकल नहीं हो सकती कहीं से भी कि डेली इस व्यक्ति में मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ा हुआ मिलेगा। इतना उसको हम एटीएफ देंगे तो उसका बॉडी एल्कलीन प्रवेश कर जाएगा एट टाइम पे आके। ये खुद भी सोचना पड़ेगा आपको कि आप बॉडी में करके आ रहे हैं। एक तरफ तो आप एट पेन दे दे के वहां पर एल्कली बढ़ा रहे हैं बॉडी में, साथ में उसका आप एसिड को कम भी कर रहे हैं। तो कितना सोचेंगे कि बॉडी कितना रेजिस्ट करेगी इन चीजों को, गलत ट्रीटमेंट को। तो ये रेजिस्टेंस भी बॉडी कुछ टाइम बाद आकर ब्रेक कर देती है, और हमारे ट्रीटमेंट से कई लोगों में दिक्कत बढ़ जाती है। एलोपैथी से ठीक हुआ, आयुर्वेद से भी ठीक हो जाएगा, होम्योपैथी का ठीक हुआ भी संभल जाएगा, लेकिन न्यूरोथेरेपी से बिगड़ा हुआ बंदा नहीं संभालेगा जल्दी। ये भी आप ध्यान में रखिए, कई पेशेंट ऐसे बिगड़े भी हैं हमारे से, एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, रिसर्च में गलत पॉइंट, मतलब रिसर्च के लिए कोई पॉइंट दिया और वहीं पे उसको दिक्कत चालू हो गई। लेकिन क्योंकि हमें इसका सिस्टम का पता है कि कैसे इसको ठीक करना है, तो उसी टाइम हमने पेशेंट को कुछ पॉइंट देकर, ट्रीटमेंट देकर रिलीफ में ले भी आए। तो वहां कैसे हुआ, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मालूम थी कि ये चीज ऐसे काम करती है। अगर हमने सोडियम बढ़ाया तो सोडियम कहाँ का कार्य करने वाला है, अगर राइट विटामिन फॉर्मेशन दिया तो ये कहाँ का कार्य करता है, ये सब जब हमें मालूम है कि ये कार्य ऐसे करता है, बेसिक है उसका ये, तो हम कैसे पेशेंट को देंगे, फायदा मिलेगा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। प्रश्न वैसे मेनली अभी क्लास के संदर्भ में जो हमने पढ़ा अभी, हालांकि ये इतना इजी तो नहीं है, इसको समझना हो कि हमें जब टाइम लगा था, हमें भी एक या 2 दिन लग गए, तो हो सकता है आपको 12 घंटे में समझ आ जाए, बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको आप समझिए जरूर। क्योंकि हम किसी को भी दे देते हैं कैल्शियम आयन अप, कैल्शियम आयन डाउन, कैल्शियम न्यूट्रल, और आप उसको पढ़ेंगे तो कहीं फिजियोलॉजी में ऐसा मेंशन नहीं है कि वो कहीं बन सकता है कैल्शियम आयन अप, एसिडिक कैल्शियम। वो कुछ इनका एसिड एसिडिक कैल्शियम बन कैसे गया तुम्हारे उसमें। विच बुक शुड बी रेफर्ड, इसमें आपको बुक चाहिए एनसीईआरटी क्लास 10th, एनसीईआरटी क्लास 9, एनसीईआरटी 11, एनसीईआरटी 12। ये 4 साल की एनसीईआरटी है। यदि आप ये एनसीईआरटी 9, 10th, 11, 12 की पढ़ लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री मालूम पड़ जाएगी पूरी। ओके। और अशोक कुमार जी का क्वेश्चन जो है वो क्लास से संबंधित है क्या, नहीं सर, क्लास से संबंधित तो नहीं है पेशेंट से संबंधित है। सर। मैंने जो सीएनएस गैस देते हैं ना, हाँ उसके जी। रिलेटेड है। 1 तो न्यूट्रल देते हैं, 1 देते हैं वर्टिकल देते हैं। 1 तो न्यूट्रल देते हैं, 1 देते हैं वर्टिकल देते हैं। 1 तो न्यूट्रल देते हैं, 1 देते हैं वर्टिकल देते हैं। 1 तो न्यूट्रल देते हैं, 1 देते हैं वर्टिकल देते हैं। 1 तो न्यूट्रल देते हैं, 1 देते हैं वर्टिकल देते हैं। 1 तो न्यूट्रल देते हैं, 1 देते हैं वर्टिकल देते हैं। 1 तो न्यूट्रल देते हैं, 1 देते हैं वर्टिकल देते हैं। 1 तो न्यूट्रल देते हैं, 1 देते हैं वर्टिकल देते हैं। 1 तो न्यूट्रल देते हैं, 1 देते हैं वर्टिकल देते हैं। 1 तो न्यूट्रल देते हैं, 1 देते हैं वर्टिकल देते हैं। 1 तो न्यूट्रल देते हैं, 1 देते हैं वर्टिकल देते हैं। 1 तो न्यूट्रल देते हैं, 1 देते हैं वर्टिकल देते हैं। 1 तो न्यूट्रल देते हैं, 1 देते हैं वर्टिकल देते हैं। 1 तो न्यूट्रल देते हैं, 1 दे
हाँ जी। तो उसमें उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सी साइड देने से एसिड कम हो रहा है, कौन सी साइड देने से अल्कली कम हो रहा है, वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ना आगे की क्लास में क्लियर कर देंगे वो वाले टॉपिक को। जी सर। ओके। परविंदर जी, मैं राहुल बोल रहा हूँ, एक जी जी। मिनट बोल सकता हूँ? यस यस, बोलिए। सर बड़ी अच्छी क्लास थी बेसिक की ये। सर इसमें बिल्कुल एक बिल्कुल। छोटी चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जी जी। मेरे को मीटिंग लगी। सर जो हमने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर ले रहे थे, तो यस। सर कंपाउंड वाला जो क्वेश्चन था शायद उसमें थोड़ा सा ये है कि जब दो चीजों को हम प्रपोर्शन में लेंगे देन वो कंपाउंड बनेगा। अगर हम वो बिना प्रपोर्शन के लेंगे तो वो सारे मिक्सचर है ना, जो आप बता रहे थे अभी। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। जितनी है ना, जितने जितनी मेडिसिन है वो सारी कंपाउंड है हमारी। हाँ, मैक्सिमम वो सारी चीजें, कंपाउंड हैं ये। हाँ, बिल्कुल, हाँ जी। मतलब अगर अगर वो बस यही था कि इसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है आगे से कि वो हाँ हाँ, बिल्कुल प्रपोर्शन में लेंगे तो हम उसको कंपाउंड मान के चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसको हम बिना प्रपोर्शन के लेते हैं, जैसे हम मान लो कोई चीज बनाई है हमने घर पे, किचन में लेडीज काम करती है, हाँ जी। उसने दो चार पांच चीजें डाल दी सारी, तो वो काम हाँ, तो करेगी, मिक्सचर। हमें प्रपोर्शन नहीं पता, वो मिक्सचर हो गया। मिक्सचर है अगर बिल्कुल, इसको जैसे कोई गरम अगर मसाला है। हम, हाँ जी गरम मसाला वो मिक्सचर है। मिक्सचर है और आपका। अगर जो हम इसको अगर, कॉमन सोल्ट हाँ है सर, वो कंपाउंड है। हाँ बस वही है कि हम प्रपोर्शन यस में चीजें यस यस। लेंगे तो वो कंपाउंड है। तो मेडिकली जो बिल्कुल लेंगे अब बिल्कुल। कंपाउंड यूज करेंगे हम मोस्टली। कंपाउंड बिल्कुल। सब कंपाउंड है थैंक यू उसमें। सर। ओके थैंक ओके। यू। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये जो प्रमोशन प्रमोशन सॉरी प्रपोर्शन में लेंगे जो भी चीजें आपका, NaCl है आपका, C6H12O6 है, माने ग्लूकोज है, ये सारा प्रोपोर्शन में बना होता है ऑटोमेटिकली। H2SO4 है। प्रोपोर्शन कैसा है कि एक को मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक को इलेक्ट्रॉन देना है, दोनों की उसमें डिमांड होती है अपनी तरफ से, तो वो प्रोपोर्शन में बना होता है सारा कुछ। हम्म। यस, बस ये फर्क है कि वो प्रोपोर्शन कैसे बदल जाएगा। एक मॉलिक्यूल के बदलने से, एक एटम के आगे पीछे होने से उसके पूरे नेचर में फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल सर। अभी अभी आपका NaCl जो है वो नमक है, और हम्म। HCl जो है वो एसिड है, पड़ता गड़ा। हम्म। बिल्कुल। तो सर पर आप इतनी डीप में मतलब चीजें जो है, बॉन्डिंग वॉन्डिंग समझाना मतलब सबके लिए मुश्किल होता जाएगा, है ना? चलो, ऐसे पता होना चाहिए सारी चीजें, हाँ, पता वो होना जरूरी चाहिए, है बिल्कुल बेसिक। सही कहा आपने। तो समझ तो कैसे लोग टाइम का बॉन्डिंग, आता जाएगा वो। अभी इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, तभी बॉन्डिंग तभी हो रही है ना, तो उनमें अपने रिलेशन तभी बनेगा ना, कुछ ले रहे हैं दे रहे हैं, प्लस बिल्कुल माइनस जो हम दे रहे हैं, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? खैर वो बेसिक्स पता हो तो बड़े कन्विंसिंग से वो कर सकते हैं ना, किसी बात करे तो और क्या। वो जरूरी है। और चलो, बिल्कुल बड़ी सही अच्छी बात है सर आप। बात है, आपने बड़े बेस से स्टार्ट किया है ये, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल मेरे को लगता है सारे ऊपर फार्मूलों पे पहुंचे हुए हैं, फार्मूला बताओ, काम खत्म करो। बिल्कुल। और एक अच्छी बात अभी आपने, अभी अशोक जी ने पूछा था सर, पर मेरे को लग रहा है कि आपने जो, मेरे को लग रहा है कई बार पता क्या होता है सर, वो हम टॉपिक से ही निकल जाते हैं इधर उधर। जी जी। सॉरी अशोक जी, मैं वैसे कह रहा हूँ, बट मेरे को क्या हाँ लगता हाँ। होता है ना, माइंड सेट है इस क्लास के लिए, वो बीच में दूसरी चीजें आ जाती हैं तो वो थोड़ा सा जी जी। हो जाता है, तो वो बिल्कुल आपने नेक्स्ट बिल्कुल क्लास के लिए अच्छी बात है वो, है ना? अभी इस वाले टॉपिक पे बिल्कुल। करेंगे तो ज्यादा सबको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक ना ये लोगों के लिए बिल्कुल नया है। बहुत नया है बिल्कुल, तो बहुत बहुत नया है बिल्कुल ये। तो फिर टोटली वो अलग इस है पे ये। फोकस करेंगे, तो कई लोग बिल्कुल ही हाँ इससे वो टच नहीं होंगे, तो इसलिए बिल्कुल। पर बहुत अच्छा क्योंकि किया सर, इससे, देखो मैंने तभी, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं सर, मैं कहा अच्छा हुआ हमने लेट ज्वाइन कर लिया सर, पर अच्छा हो गया मेरे लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। वैसे एक ये फायदा होगा कि कम से कम इतना आपको नॉलेज हो जाएगी कि आप दवाई का पत्ता देख के मालूम कर पाएंगे कि ये किस चीज की दवाई होगी। कम से कम इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट हाँ। पेशेंट ने आपको दवाइयां दिखाई, रिपोर्ट दिखाई, इतना तो मालूम होना हम्म। चाहिए कि एल्ब्यूमिन चीज क्या होती है, ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है असल में। सारा केमिस्ट्री भरा हुआ है उसमें। जो पैथोलॉजिकल बिल्कुल रिपोर्ट सर। है पूरी केमिस्ट्री है आपकी। बिल्कुल सर। हाँ, तो उसका थोड़ा सा भी मालूम पड़ा रहेगा ना, तो पेशेंट को हम समझा सकते हैं बड़े अच्छे से। बाकी जो बिल्कुल उसकी सर तो, नॉलेज तो बाद में आती रहेगी। हम्म। हाँ बिल्कुल बेसिक तो पता हो ना, कम से कम ये तो बताओ हम काम कहाँ कर रहे हैं, बिल्कुल। ब्लाइंड होके तो नहीं करेंगे।
नहीं नहीं, बिल्कुल अभी ये मालूम हो कि हम 8 पेन दे रहे हैं ये सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए, हम हाँ। गैस गैस ओनली दे रहे हैं HCl एसिड के लिए। हम्म। अभी ये भी सोचने वाली बात है ना कि हमने HCl एसिड दिया, वो तो पेट का एसिड है, तो वो ब्लड में कैसे हम्म। काम करेगा? ब्लड में हम्म। काम करेगा उसका हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन जब अलग अलग काम करेंगे तब हम्म। वो काम कर पाएगा। सोडियम हाँ बाइकार्बोनेट है, वो तो कंपाउंड है, कंपाउंड कैसे हाँ ब्लड में जी, आके काम कर लेगा? कैसे कर लो बिल्कुल। बिल्कुल। जब वो कंपाउंड से एलिमेंट के फॉर्म में आएंगे या फिर एक आयन के फॉर्म में आएंगे तब वो काम कर पाएंगे बॉडी में आके, ब्लड में आके। हाँ, वो कैसे कैसे बॉन्डिंग टूटेगी उनकी, बिल्कुल। तब पता लगेगा ना कैसे। बिल्कुल। बिल्कुल सही है पर। और अगर आपको ये समझ आ गया ना, मैं कह रहा हूँ मजे आएंगे आपको थेरेपी करने में, आप खुद होकर थेरेपी करेंगे आगे से। जब आपको बिल्कुल थोड़ा सा सर। भी समझ आएगा ना कि ये मैंने विटामिन फॉर्मेशन से ये काम कर दिया, हम्म। तो आपका मन खुश हो जाएगा अंदर से भी। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। यस यस। ओके ठीक है सर। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। नेक्स्ट हमारे साथ कुमार नवीन निश्चल जी। सर मेरा ये जी पूछना है, जी जी। ये जो भी ये केमिस्ट्री के बारे में जो बताया जाए, ये तो केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया जा रहा है। बिल्कुल। और जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है, तो सर इलेक्ट्रॉन्स तो 2n² पर काम करेगा। पेयर में रहेगा बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन्स, वो बनाएगा। कम होगा तो दूसरे से, बिल्कुल। मैक्सिमम यदि स्ट्रॉन्ग पावर होगा तो वो अपने पास लेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा। और वीक बिल्कुल। होगा तो दूसरे को दे देगा। तो सर बिल्कुल। ये चीज हम समझ गए सर, लेकिन हमारा इससे ऑर्गन से इससे क्या क्या रिलेशन है, हमारा कैसे समझेंगे इसको? सपोज कीजिए हाँ जैसे कि हम एन हाँ। एन देते हैं सर, तो जी। एन एन देते हैं तो इसको केमिस्ट्री के भाषा में कैसे हम समझ सकते हैं? जैसे ऐसे तो बोला आपका गया कि एन एन देने से जैसे पेट से संबंधित है या एब्डोमेन है, वो सभी को सेट करता है। तो इसको केमिस्ट्री की भाषा में सर कैसे हम समझ सकते हैं? इसमें इस पर सवाल आता है कि आप हमने एनएन दिया इसलिए, आपने एनएन तो एक ऊपरी परत है ना, वो पेट ठीक करना तो, जी। लेकिन अंदर के लेवल पे तो कुछ घट रहा है ना। आप, हाँ तो मैं सबसे एक आम एग्जांपल दिया आपको आपके एसिड ट्रीटमेंट का, कि आपने एसिड ट्रीटमेंट क्यों दिया? एसिड कम करने के लिए, लेकिन एसिड कम हो कैसा रहा है बॉडी में? आपने कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, लेकिन कोल्ड ट्रीटमेंट ने ऐसा क्या किया अंदर जाके? हम कहते हैं कि कोल्ड ट्रीटमेंट ने सिगरेटिन रिलीज किया, लेकिन सिगरेटिन होता क्या असल में? और सिगरेटिन जब रिलीज होगा तो वो क्या करने वाला है? आपका जो गोल होता है, गोल से बाइल निकला, अभी हम जी कहते हैं कि बाइल से आपका जो फैट होता है वो डाइजेस्ट होता है, जबकि वो तो होता भी नहीं है। एस्टरिफिकेशन से तो वो सिर्फ उसका, सॉरी, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन से उसके सिर्फ वो जो कण होंगे अलग अलग हो जाएंगे, जी लेकिन हम कहते हैं कि वो फैट को डिसॉल्व करता है। तो ये बात तो जी हमें मालूम होनी चाहिए ना, हम किसी को कहें कि बाइल तो भाई हजम कर देगा फैट को, तो वो तो साइंस नहीं मानती इस चीज को, वो कहेगा इमल्सिफिकेशन करता है ये, लेकिन ये अभी हमें इमल्सिफिकेशन मालूम नहीं पड़ेगा तो हम कैसे, हम कहते हैं डॉक्टर की बात करेंगे, हम डॉक्टर से जाके बातें करेंगे इस चीज की। आपका एम्स में लेके जाएंगे, आपका कौन सी बड़ी संस्था है आईएमए में लेके जाएंगे, तो आईएमए में लेके जाके क्या बोलेंगे हमको आप, कि हम पेट ठीक करते हैं एनएन देके? ये तो हम बहुत कुछ तो डीप नॉलेज, ये तो डीप नॉलेज की बात हो गई सर। तो जिस सर पर डीप नो हम, हमारा लक्ष्य डीप है, हम नॉलेज तो डीप रखनी पड़ेगी ना हमारे को। हाँ, ये तो सर बहुत मतलब, ये जिस तरह से कि मॉडर्न मेडिकल में जो हम लोग ये एमडी वगैरह जो पढ़ता है कि प्रिस्क्रिप्शन, ये उसके जो मेडिसिन में जो रहता है कि क्या किस कंपोजिशन से बना हुआ है, बिल्कुल। जस्ट लाइक ये हमारा एक कंपोजिशन हो जाएगा और अपर लेयर का बिल्कुल। हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, इस पर सर ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई। जी, हम कहते हैं कि हमें डॉक्टर को समझाना जाके, हम डॉक्टर को क्या समझाएंगे? देखो डॉक्टर दो दो काम से हमारे पास आएगा, या तो डॉक्टर जब बीमार होगा तब आएगा, या डॉक्टर को जब हमसे पंगा लेना होगा तब डॉक्टर हमारे पास आएगा। दो ही मामले मेरे को दिखते हैं आज के टाइम में। तो डॉक्टर जब खुद बीमार होता है तब हमारे से हेल्प के लिए आता है, मेरे को थेरेपी चाहिए। सेकंड, जो ओपिनियन है उनका, वो तब आएंगे जब उनसे उनको हमसे डिबेट करनी होगी इन चीजों पर, तब वो हमारे पास आएंगे। और हमारा जी जो गोल है वो ये है कि हम गवर्नमेंट में इसको सर्टिफाइड कराएंगे, सर्टिफाइड करेंगे पूरा, प्रूव करके दिखाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल तो कर देंगे हम, प्रैक्टिकल में तो हम कर ही रहे हैं अभी भी। थियोरिटिकली क्या बोल के दिखाएंगे उनको हम,
कि हमारे पॉइंट से अंदर हो क्या रहा है असल में। 10 पेन दिया तो कैसे काम हुआ, 8 पेन दिया तो वो काम कैसे होगा। अभी वो पूछेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट निकल गया, सोडियम बाइकार्बोनेट करता क्या है अंदर जाके, उसके काम क्या होते हैं। अभी सोडियम बाइकार्बोनेट तो आपका केक में भी होता है हल्की मात्रा में, आपका डिश वॉश में भी होता है, डिटर्जेंट में भी होता है, तो वहां से क्यों नहीं उपयोग किया तुमने। आपका सोडियम चाहिए तुम्हारे को, सोडियम बाहर से नमक खा लो, नमक में भी है। सोडियम तो आपका ये डिश वॉशर में या डिटर्जेंट में भी है, वहां से क्यों नहीं लिया तुमने। आपका सोडियम आईवी एनएसी एचसी, आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट भी है। तो आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट में और आईवी एनएसीएल में फर्क क्या है दोनों में, मालूम पता चलना चाहिए अपने को भी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के कार्य में और NaCl के कार्य में अंतर क्या होता है असल में। NaHCO3 और NaCl में अंतर क्या है, बड़ा अंतर है दोनों में। कि डॉक्टर ने वही क्यों दिया, हमने वही ट्रीटमेंट क्यों दिया। अभी ये सोचिए एक बार, आप सर सोच के देखिए कि सोडियम दोनों में है, NaHCO3 NaCl दोनों में सोडियम है। एक है नमक और एक है हाईली एल्कलाइन सब्सटेंस। अभी हम कहते हैं कि शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है, एसिड कम करना है। हम तो फिर 2 ADR देख के एसिड कम क्यों नहीं कर रहे हैं अभी। 2 ADR से भी तो शरीर में वाटर टेंशन बढ़ने से एल्कली बढ़ेगी, वहां से भी सोडियम कम हो, एल्कली एसिड कम होना चाहिए था। NaHCO3 की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि हमें एक बफर चाहिए वहां पे जो हाईली एल्कलाइन हो और वो एसिड के अगेंस्ट में जाके काम कर सके। ऐसा भी हो जो रिसेप्टर के थ्रू एब्जॉर्ब होके एसिड को बाहर भी निकाले और उसको अगेंस्ट में उसके खड़ा भी रहे। तो वहां पे सवाल आना चाहिए कि 2 ADR ही क्यों क्यों नहीं दे रहे हम फिर। वहां भी NaCl है, वो तो रिटेंशन करके पानी बढ़ा सकता था बॉडी में, उससे क्यों नहीं हमने कम किया बॉडी में एसिड एसिड के सिम्टम। तो उसे सोचने वाली बातें आती हैं बहुत सारी ये। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि अभी हम कहते हैं कि हम चलो बात ले भी गए वहां तक IMA तक, IMA में जाके एक बंदा काम कर बात करेगा, बाकी जो 10,000 जो थेरेपिस्ट हैं वो क्या करेंगे जाके, फिर उनको भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना। तो जो मेरा मोटिव है वो यही चीज है कि अगर मेरे को जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए किसी भी तौर पे, कि कल को डॉक्टर बोले कि भाई तुम्हारे को पता है कि NaCl ऐसा काम करता है, तुम्हारे जो नीचे बाकी जो तुम्हारे कलीग्स हैं उनको क्यों नहीं पता फिर ये चीजें, जबकि थेरेपिस्ट वो भी है, पढ़ाई उन्होंने भी सेम किया है, कोर्स उन्होंने भी किया है, उनको मालूम क्यों नहीं है। फिर तब हम क्या बोलेंगे उनको। इसलिए मेरा मोटिव है कि हमारे को केमिस्ट्री मालूम पड़नी चाहिए। तो बहुत हाँ जी। अच्छी बात है सर, ये एकदम हमको तो बहुत पसंद आया ये हाँ जी, लॉजिक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमें भी अंदाजा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हमने देखे नहीं अभी तक वो जो डिबेट्स होती हैं डॉक्टर के बीच में वो किस लेवल तक की होती हैं और वो कहाँ लेवल तक लेके जा सकते हैं आपको डिबेट्स में। तो उनसे डिबेट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है बिल्कुल भी। बुरा मानो, ये किसी को बुरा लगे तो लगता रहे, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्योंकि मैं एक बात बता सकता हूँ, जिस बोलिए। चीज के बारे में ये बता रहे हैं कि ये केमिकल रिएक्शन के बारे में, जी। ये केमिकल रिएक्शन ये जो है ना मॉडर्न मेडिकल में भी नहीं पढ़ाया जाता है, जिसकी हम लोग बिल्कुल। बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये नहीं पढ़ाया, ये प्योर केमिस्ट्री है कि बिल्कुल। दो सब्सटेंस मिलकर के थर्ड सब्सटेंस का निर्माण करता है, जिसका बिल्कुल होता है, प्रॉपर्टी जो है ना दोनों से भिन्न होता है। भिन्न होता है बिल्कुल। अब देखिए ना, हाइड्रोजन कहाँ पे है, क्लोरीन कहाँ पे है। हाइड्रोजन तो गैस है आपकी, और क्लोरीन जो है आपका वो भी लिक्विड में आता है, लेकिन उसका काम तो क्लीनिंग में काफी होते हैं। दोनों में दूर दूर तक कहीं भी एसिड का कोई नामो निशान नहीं होता। और आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलता है तो एक खतरनाक एसिड बनाया था, खतरनाक से भी खतरनाक एसिड। अब सोच के देखिए, इतना खतरनाक के हाथ डालेंगे और हड्डी बाहर आएगी सिर्फ वहां पे, इतना डेंजरस है ये। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। तो हाइड्रोजन का कहीं लेना देना नहीं है, क्लोरीन का लेना देना कहीं नहीं है, लेकिन जब दोनों आपस में मिल गए उन्होंने एक ऐसा सब्सटेंस बना दिया जो हाईली एसिडिक है। सेम मामला सोडियम क्लोराइड कॉमन सोल्ट के साथ है। सोडियम अलग चीज है, क्लोराइन अलग चीज है, क्लोरीन सॉरी, लेकिन दोनों जब मिलते हैं तो नमक बना देते हैं। कैसे हो गया। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, मैग्नीशियम का लेना देना कुछ नहीं है, सल्फेट का लेना देना कुछ नहीं है, दोनों मिलते हैं एक फिर से सॉल्ट बना देते हैं। तो आप सोचिए कैसे होता है ये। आपका केमिस्ट्री कहाँ नहीं है, आपका जो देते हैं मुखादुती जो देते हैं आप,
कार्बोनिक एसिड को बाहर निकालने के लिए। जब H2O और CO2 मिलकर जब कार्बोनिक एसिड बनाता है, तो अभी हमने इसको कैसे ब्रेक डाउन किया होगा बॉडी में, कैसे हमने इस पे कार्य किया होगा कि हमने न्यू स्टार मॉडिफाइड दिया, फिर हमने ऑल जॉइंट्स किसाई दिया, फिर हमने मुखादुती कराई, फिर हम बोलते हैं कि हमने वो कार्बोनिक एसिड बाहर निकाला। तो भी वो कैसे बाहर निकला होगा? कार्बोनिक एसिड ऐसे कैसे बाहर निकल गया होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकला होगा। इसमें इसलिए भी कहा जाता है कि जब आप एसिड ट्रीटमेंट देंगे या न्यू स्टार मॉडिफाइड के साथ मुखादुती जब कराएंगे, तो पानी पिलाइए पेशेंट को। पानी पिलाएंगे तो यूरिन के द्वारा बाहर निकलेगा। यूरिक एसिड में भी ऐसे ही होता है, यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट के साथ पानी पिलाते रहो पेशेंट को, तो वो पेशेंट को दर्द में आराम आता जाएगा। तो ये तो चीज सोचनी पड़ेगी ना कि एक चीज है जो वो सांस के द्वारा बाहर निकल रही है, दूसरी चीज पेशाब के द्वारा बाहर निकल रही है। सर तो एक ये तो चीज हमें जी प्रश्न जी सर आता है ये हमारे मन में कि जी जैसे जी ट्रीटमेंट के बीच में जैसे ही हम जो पानी पिला देते हैं, जी जी तो हमारे शरीर का होमोस्टेट तो चेंज हो जाएगा ना सर पानी पिलाने से। फिर जो सही बात है, केमिकल बिल्कुल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल बिल्कुल रिएक्शन में उसका वेग या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने। लेकिन ये जो पानी पिलाने का मामला है, ये हम सिर्फ न्यूस्टार मॉडिफाइड में या फिर जो एसिड ट्रीटमेंट है, जो कि हाईली एसिडिक लोग हैं, उसमें ज्यादा कर रहे हैं। या फिर जिन लोगों के गठिया बाय होता है, उनको जो मुखौती कराते हैं तो बोलते हैं ये एक से पानी पियो फिर हाँ मुखौती करो, फिर एक से पानी पियो हाँ मुखौती करो। क्यों? क्योंकि चाहे ताकि वो जो कार्बोनिक एसिड है उसको हम डाइल्यूट कर सकें और वो पेशाब के द्वारा बाहर निकाल सकें। बेसिकली ऐसा ट्रीटमेंट के बीच में पानी पिलाना कहीं भी लिखा नहीं हुआ कि हमें पानी पिलाना चाहिए। शायद हम अपनी तरफ से कर देते होंगे, लेकिन वैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट में ये चीज नहीं होती। उसमें तो एक बार चालू हुआ तो खत्म करने के बाद ही हम उठ सकते हैं वहां से। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न, कुछ क्वेरी हो, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा जरूर एक बार। अगर हम कहते हैं कि हमें उस लेवल तक काम करना है, तो एक बार तो हमें नजर मारनी पड़ेगी उस पे। सर क्योंकि ये हाँ जी, कितना मतलब कितना पीडीएफ कितना बड़ा ये सर है पूरा जो पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में? ये तो बहुत डीप नॉलेज है ना सर। बहुत डीप है। मैंने वही तो हाँ। बोला कि इसको पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बुक्स लगेंगी इसमें, लेकिन हम वो उतना तो तो हम डीप नहीं जा सकते। तो वो तो एटलीस्ट चलेगा हमें, सर। हाँ 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 बोलिए। ये तो ठीक है। ये जो है ना केमिकल रिएक्शन के बारे में तो पढ़ा जा सकता है। तो बिल्कुल। इसमें हम को रिलेशन कैसे हम अपने ऑर्गन से कैसे को रिलेशन इसको कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा? हाँ, आएगा ना आगे, वो आगे उसकी सीरीज आएगी पूरी कि हम कैसे उसको समझ सकते हैं अपनी बॉडी में, मेनली अपनी बॉडी के लिए। पहले तो हमने फिजियोलॉजी पढ़ ली, एनाटॉमी बहुत पढ़ी हमने, लेकिन अभी दिक्कत ये है कि वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी वो केमिस्ट्री घुसी हुई है, और केमिस्ट्री के निकाल के उसका कोई वजूद नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि हमारी जो सारी पढ़ाई केमिस्ट्री पे बेस्ड है। हम कहते हैं हमने 2 ADR दिया, अभी 2 ADR से कैसे वो सोडियम निकलेगा, सोडियम कहाँ कहाँ जाएगा, और सोडियम कैसे अंदर या बाहर होता है, सोडियम से क्यों स्वेलिंग आ जाती है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, ये सब चीजें क्या होती हैं। मेनली हम इसको कोरिलेट करेंगे अपने फिजियोलॉजी से और न्यूरोथेरेपी से जितना भी हम कर सकें। ऐसा मैं कह नहीं सकता कि हम पूरा 100% लेके जाएंगे, लेकिन जितना अपने को मालूम है उतना मैक्स टू मैक्स कोरिलेट करेंगे इस चीज को, कि हम ज्यादा से ज्यादा इसको हम कोरिलेट करके इतना नॉलेज हो कि हम अपनी थेरेपी को खुशी खुशी कर सकें और समझा सकें आगे वाले को। इतना नॉलेज हमारे को चाहिए। मैनी मैनी थैंक्स सर, ये सोच के लिए मैनी मैनी थैंक्स। जी जी, आपको भी थैंक यू। लेकिन ये सबको करना पड़ेगा अगर सब चाहते हैं कि ये उस लेवल तक जाएं। क्योंकि मैं फिर से कहता हूँ, एलोपैथी से बात करना, एलोपैथी से पंगा लेना, आईएमए से बात करना कोई मजाक का खेल बिल्कुल भी नहीं है। ये आप समझ लीजिए इसको। क्योंकि एक, मैं हमेशा कहता हूँ अपने कलीग्स को कि नीट का बच्चा जो पढ़ाई करता है, नीट का बच्चा दिन में 10 घंटे पढ़ता है सिर्फ एक एडमिशन ही लेने के लिए। नीट का बच्चा जिसने मेडिकल एग्जाम क्रैक करना होता है, दिन का 10 घंटे कम से कम पढ़ता है। आप सोचिए कि वो कितनी नॉलेज गेन कर रहा होगा एक बारी में। और अभी हमने साइंस का, बायोलॉजी का, फिजियोलॉजी का परसेंट भी हमने नहीं अभी ग्रहण किया होगा, 1% भी। क्योंकि वो लोगों को तो रात को 12 बजे 2 बजे 3 बजे तक वो बस पढ़ते रहते हैं पूरे टाइम।
सोचो कितना नॉलेज सिर्फ एक बुक्स में दे रखा हो, स्कूल की बुक्स में, कॉलेज की बुक्स में, एमडी एमएस की बुक्स में। और हम बोलते हैं कि हमें एमबीबीएस तक की नॉलेज है। अभी एमबीबीएस वाला आके पूछेगा कि ये जो मेडिसिन तुम्हारे पास है ये कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ, तो क्या बताएंगे? और इसमें तो दुनिया भर की रिएक्शंस हैं, दुनिया भर की। अभी तो मैंने इमल्सिफिकेशन, एक रिएक्शन का नाम लिया है, इमल्सिफिकेशन। वो भी हमें नहीं मालूम अभी कि क्या होता है ये और कैसे काम होता है। अभी तो हमने बस ऊपर ऊपर से पढ़ा है इसको कि ऐसा होता होगा, होता है और कैसे होता है। जैसे हमने थेरेपी को पढ़ लिया, अभी एक बार पास आउट हो गए हम एक इंस्टीट्यूट से, फिर हमारे पास आगे टाइम है कि हम अलग अलग जो सोर्स से पढ़ेंगे आगे। तो ऐसे ही ये भी है, एक बार आपको बेस मालूम पड़ जाए, दुनिया भर की वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, आप वो पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, लेकिन एक बेस बनेगा तो आप पढ़ सकेंगे आगे। जैसे न्यूरोथेरेपी का बेस आपको मालूम था, तो हम आपको कोऑर्डिनेट कर पाए अच्छे से, हमारे से कोऑर्डिनेशन मिल पाया आपको। यदि बेस ही ना मालूम होता तो आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हमारे से। ऐसे ही इसका है, केमिस्ट्री का एक बेस मालूम पड़ गया आपको कि ये केमिस्ट्री का कार्य या रिएक्शन ऐसी बॉडी में होती हैं, ये बॉडी ऐसे कार्य करती है, तो आप करेंगे आराम से थेरेपी। या आगे जाएंगे कहीं से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो से सीखिए आप। बेस बनाना जरूरी है, लेकिन फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी आपकी बिल्डिंग, आप 10 फ्लोर बनाओ, 20 बनाओ, 50 बनाओ, वो फाउंडेशन पर निर्भर करेगा सारा। तो इसीलिए सर इसको बस पढ़ना। यस। नेक्स्ट क्लास, सर नेक्स्ट क्लास के बारे में कुछ यदि टॉपिक्स हो तो बताइए सर, उसको हम लोग पढ़ के रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अभी यही चलेगा कि इसकी एटम होता कैसा है अंदर से। एटम पे आपका डाल्टन जी थे, हाइसेनबर्ग थे, श्रोडिंगर थे, इतने महान साइंटिस्ट जो रहे हैं, उन्होंने क्या क्या शोध किए हैं इस पे। मैंने ये बोला ना आपको कि आप पढ़ने बैठेंगे आज तो आपको 10 साल लगेंगे। एक आपको 100 साल की पूरी रिसर्च मिल रही है बुक के रूप में, पूरा साइंस में 100 साल का पूरा आपको ब्यौरा मिल रहा है कि किसका एक्सपेरिमेंट कैसा किया, कितने लोग फेल हुए, कितने लोगों ने प्रगति की इस चीज में। तो इसी को पढ़ेंगे हम एटम के ऊपर, कि एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, उसकी वैलेंसी क्या होती है, सब शेल क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं, और वो बॉन्डिंग कैसे करता है अपने साथ वाले व्यक्ति से, अपने साथ वाले एलिमेंट से, उस बॉन्डिंग का नतीजा क्या निकलता है। फिर जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है, एसिड बेस जब रिएक्शन करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आपस में, सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो ये सब चीजें हम बेसिक जो होता है बिल्कुल अभी एटम के लेवल पर, उसको पढ़ना चालू करेंगे अभी। अगर एटम भी मालूम पड़ जाए हमारे को कि एटम क्या होता है, सोडियम आयन क्या होता है, कैल्शियम आयन क्या होता है। अभी नवीन जी, मैं लगता है कि आपको नॉलेज है इस चीज की काफी। आप बताइए कैल्शियम आयन एल्कली कैसे हो सकता है, ये एसिडिक कैसे हो सकता है कैल्शियम का आयन। आप केमिस्ट्री का नजरिए से देख के देखिए एक बार कि सर ये कैल्शियम तो का एक आयन एल्कली हो कह सकता है, मेरे को तो आप ये बताइए, क्लियर कीजिए इस चीज को ये केमिस्ट्री सर के नजर। हाँ। ये केमिस्ट्री के बारे में है सर नॉलेज, लेकिन बहुत पहले हाँ। पढ़े हुए हैं, तो फिर से स्टडी करना पड़ेगा ना इसको। हाँ, लेकिन आप ये सोचिए ना कि कैल्शियम का आयन एसिडिक कैसे निकल सकता है बॉडी में, कैल्शियम का आयन। हाँ, कैल्शियम का आयन एसिडिक हो कह सकता है, ये मेरे को तो अभी भी ये चीज आप सोच के देखिए केमिस्ट्री का नजरिए से, कि सोडियम का आयन कैल वो एसिडिक और एल्कली कैसे हो सकता है, उसको जब आप आइसोलेशन। हाँ। जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को जब दे दिया जाता है तो तभी ना आयन होता है सर, इलेक्ट्रॉन यदि कोई ग्रहण कर ले। बिल्कुल। और तो सोडियम तो Na+ है ना, Na+ है, और कैल्शियम भी Ca2+ है। तो वो तो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं किसी को, शेयरिंग करना चाहते हैं, लेकिन अकेला एक इलेक्ट्रॉन, अकेला एक एटम अपने आप में एक कैल्शियम, क्या बोल रहा हूँ, अकेला एटम, अकेला एक आयन अपने आप में एसिडिक और एल्कली शो कर रहा है। वो सोचने की बात है, वो कैसे एल्कली बन रहा है, कैसे वो एसिडिक बन रहा है। क्योंकि आपको एक बात बता दें कि जब रिसर्च होती है किसी भी फील्ड में, आप कहेंगे कि डॉक्टर भी जब रिसर्च करेगा किसी बीमारी पर, तो वो बीमारी को पहले आइसोलेशन किया जाता है। आप कहेंगे कि डेंगू पर शोध हो रहा है, तो डेंगू में जो वायरस बुखार कर रहा है, बीमारी कर रहा है, उस वायरस को पहले आइसोलेट करते हैं, उसको पहले बिल्कुल अलग करके देखते हैं कि ये वायरस है और ये दिक्कत कर रहा है, तब जाके उसमें रिसर्च होती है आगे। तो ये विषय बड़े सोचने वाले हैं, आप शुरुआत करेंगे तो आप सोचेंगे, आपको आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे, चिंतन मनन से ही आंसर मिल सकते हैं। सभी साइंटिस्ट ने चिंतन मनन और रिसर्च करके ही आगे बढ़े हैं।
किसी का भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो तो आप बोल सकते हैं अभी, अदरवाइज हम क्लास को यहीं विराम देते हैं। किसी का कुछ भी कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कोई गिला शिकवा हो कि सर आपने क्या पढ़ा दिया, ये इतने को काम तो आना कोई नहीं है, हमें तो बस उसका ट्रीटमेंट और फॉर्मूले से मतलब है, हम क्या करें जान के, ऐसा कोई किसी का कंप्लेंट या कोई गिला शिकवा? नहीं, क्लास तो बहुत अच्छा है सर जी। यस तो यस सर यस, थैंक यू। पहले आप बोला यस ना जो कैल्शियम एक्चुअली, कैल्शियम तो एक धातु है, मतलब बिल्कुल उसके साथ अगर कोई एसिडिक रेडिकल बॉन्डिंग करेगा, जैसे Cl अगर बॉन्डिंग करेगा तो वो हो जाएगा CaCl2, अस्सी, बिल्कुल वो तो बिल्कुल सही एसिड बात हो की आपने। जाएगा। अगर उसके साथ कुछ कार्बोनेट बॉन्डिंग करेगा तो हो जाएगा क्षारीय। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन फिर यहाँ पे हम सोडियम वो कैल्शियम आयन या नाम नहीं दे सकते ना, तो कैल्शियम के साथ कोई बॉन्डिंग कर रहा है इसलिए वो कैल्शियम का नेचर एसिडिक या एल्कलाइन हो रहा है। जैसे आपने बोला एक लाइम होता है, लाइमस्टोन आपका चूना, हाँ, CaCl। जब सी ए सी ओ, हाँ वही CaCO3 होता है शायद से। हाँ, CaCO3, थ्री थ्री थ्री। हाँ 3। तो हाँ, अभी उसको जब काम में लेना होता है तो उसको भिगाते हैं पहले, तो वो एल्कली नेचर का बनता है ना, लेकिन कैल्शियम अकेला एलिमेंट के रूप में एसिडिक और एल्कली कैसे बनेगा, वो सोचने का वो विषय है सब। बड़ा। अभी उसमें चीज क्या है कि उसमें रिजल्ट आते हैं लोगों को, इसमें रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी इस चीज पे कि ये हो कैसे रहा है। तो भी आपके लिए, सबके लिए ट्रिगर है कि ये चिंगारी है कि आपको सोचने में मजबूर कर होना पड़ेगा कि ये कैसे हम्म, काम हो रहा है। यस। ओके ठीक है, ओके। ओके ओके, सभी का धन्यवाद। यदि कोई क्वेरी हो आपकी पेशेंट से संबंधित तो आप ग्रुप पे डाल दीजिए अभी, क्योंकि अभी क्या है कि सबका जो ब्रेन की डायरेक्शन है वो केमिस्ट्री की तरफ भी रुख मुड़ा हुआ है। तो अब जो भी सबका है, बुरा ना मानिए इस चीज का बिल्कुल भी। क्लास में ये होता ही है कि जब क्लास में हम डिस्कशन करेंगे तो सबका जो ये सोचने का जो नजरिया है वो एक ही तरफ को बढ़ता है, उसमें जब हम कोई दूसरी बात करेंगे तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो यदि किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में डाल दीजिए, उसके लिए सॉरी, और क्लास में आए उसके लिए थैंक यू। ओके, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु। जय जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।